नमस्कार दोस्तों, मैं संग्राम तोमर तथागत आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको यहां पे मध्य प्रदेश पीएससी के यूनिट 10 के जो कमीशंस हैं वो यहां पे पढ़ा रहा हूं और इसी श्रृंखला में आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों, जैसा कि ये ऊपर आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने भारतीय निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और खाद्य संरक्षण आयोग जो है वो मेरे द्वारा पढ़ाए जा चुके हैं। आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाके विजिट करिएगा तो ये जो वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे केंद्र सरकार के जो कमीशन हैं वो और राज्य सरकार यानी कि मध्य प्रदेश के जो कमीशन है वो अलग अलग मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। आप एक बार जरूर इनको देखिएगा। अगर आप एमपीपीएससी या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसमें देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, ये भारतीय संविधान के भाग 5 में वर्णित है और इसका नाम है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इंग्लिश में इसे सीएजी बोला जाता है, कैग, सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। और अगर हम देखें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 से लेके 151 तक इसका उल्लेख है। ठीक है। तो एक एक करके ये सभी जो आर्टिकल हैं वो मेरे द्वारा यहाँ पे डिस्कशन किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें, पृष्ठभूमि देखें कि ये जो पद है वो सृजित क्यों हुआ और क्यों आवश्यकता हुई और कब इसका सृजन हुआ। तो इसके बैकग्राउंड पे प्रकाश डालते हैं, देन हम ये देखेंगे कि इसके संवैधानिक जो प्रावधान है वो क्या है। देखिए, पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड की यदि बात करें तो सबसे पहले 1857 में, और 1857 से भी पहले मैं आपको बताऊं 1753 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके लिए महालेखा परीक्षक विभाग का सृजन उन्होंने किया था। देखिए, एक चीज बताऊं, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हुआ था, इसलिए इसको हम नहीं मानते कि भारत के संदर्भ में कोई प्रोग्रेस है। लेकिन हाँ, ये आपका 1753 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इस विभाग का सृजन हो चुका था। तो भारत में पहली बार यदि इसका विभाग का जो सृजन हुआ वो कब हुआ था? 1753। लेकिन भारतीय संदर्भ में जो भारत की 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंबई, कलकत्ता और मद्रास, इनमें महालेखा परीक्षक पद का जो सृजन हुआ था वो 1857 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? कैनिंग के द्वारा। ये आप जरूर याद रखिएगा कि अगर आपको पहली बार ऐसा पूछा जाए कि पहली बार जो पद का सृजन हुआ किसका, महालेखा परीक्षक पद का जो सृजन हुआ था वो कब हुआ था? 1857 में। आगे चल के 1860 में यानी कि 1866 में इसका नाम बदल दिया गया, ऑडिटर जनरल यानी कि महालेखा परीक्षक का नाम बदल के क्या कर दिया गया? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़े हम तो देखते हैं कि 1884 में इसका नाम फिर बदल दिया गया और ये क्या कर दिया गया? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जैसा कि आप देखते हैं कि अभी हमने जो स्लाइड में देखा था वो यही नाम था, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि आपके भारतीय संविधान में भी इसी नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो सन है वो इंपोर्टेंट हो जाती है आपके लिए 1884, क्योंकि वर्तमान में जो सीएजी नाम है वो यदि आपसे पूछा जाए कि सीएजी नाम जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वो कब हुआ, तो 1884 मोस्ट इंपोर्टेंट डेट आप याद रखिएगा। 1887 और 1884 ये दो जो डेट हैं वो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भारत के लिए अगर डिपार्टमेंट की बात करें अलग से, तो ये डिपार्टमेंट कब स्थापित हुआ? 1905 में। ठीक है। और 1919 के जो एक्ट के द्वारा लेखा परीक्षक को क्या कर दिया गया? एक जो है वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, स्टैट्यूटरी बॉडी। यानी कि 1991 का जो एक्ट था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके माध्यम से कैग को वैधानिक दर्जा दिया गया। और एक चीज मैं और बताऊं, यदि आप अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपने एक समिति सुनी होगी जिसका नाम है लोक लेखा समिति। ठीक है। उस समिति के गठन की बात भी 1919 के अधिनियम में की गई और ये समिति जो है वो आपकी बनी थी 1921 में। ठीक है। इस समिति का भी लिंक है कैग से, ये हम अभी थोड़ी देर में कैग के कार्य देखेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से कैग जो है और जो लोक लेखा समिति है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई। ठीक है। 1935 में आते हुए इसको क्या किया? थोड़ा सा और सिक्योर किया गया और संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसको क्या की? सुरक्षा प्रदान की। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है
कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इनको हटाया जाएगा और साथ ही साथ जो उनके वेतन निर्धारित होंगे ठीक उसी प्रकार के भी वेतन जो है वो निर्धारित होंगे। अभी हम वेतन वगैरह आगे देखेंगे कितना क्या होता है। और जब फाइनली भारत जब आजाद हुआ, गणतंत्र बना 1950 में, तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 148 जो आपका भाग 5 में जोड़ा गया और इसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। यहाँ पे देखिए मैं एक चीज और बता दूं एक आपको, इसको मैं मिटा देता हूं। भारतीय संविधान का भाग 21 है 21, और उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 377 377। आर्टिकल 377 भी कैग से जुड़ा है, शायद आप लोगों को ना पता हो लेकिन मैं बता दूं। आर्टिकल 377 जो है वो ये कहता है कि आजादी से पूर्व या फिर जो संविधान लागू होने से पूर्व जो अंग्रेजों के टाइम का महालेखा परीक्षक का पद है, वो संविधान लागू होने के बाद भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में वर्णित भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है उसके समान उसको शक्तियां हैं जो प्रदान की जाएंगी। यानी कि आर्टिकल 377 संविधान लागू होने से पूर्व की जो व्यवस्था थी उसको संविधान लागू होने के बाद जो व्यवस्था है उसके इक्वल जो है वो बताता है कि जो महालेखा परीक्षक अंग्रेजों के टाइम पर हुआ करता था ठीक वही स्थिति आर्टिकल 148 के तहत भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसकी होगी। तो भाग 21 में भी केक के बारे में कुछ प्रावधान है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट जो स्लाइड, देखिए ये टेस्ट सीरीज के बारे में है, आप लोग देख लीजिएगा, जरूर ज्वाइन करिएगा। गुणवत्तापूर्ण जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे यहाँ पे संपन्न कराई जाएगी, ठीक है। तथागत आईएएस काफी बड़े लेवल पे पहली बार टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है तो उसको आप जरूर देखिएगा। 1 अगस्त से ये स्टार्ट होगा क्योंकि 25 जुलाई को प्री है और ये उसके बाद चलेगा आपका 31 अक्टूबर तक, ठीक है। थोड़ा सा शेड्यूल आगे पीछे भी हो सकता है। 5,000 रुपए इसकी मात्र फीस रखी गई है और इसमें आपको 24 टेस्ट सीरीज हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये शर्तें जो हैं, ये फैसिलिटीज हैं, वो आप एक बार जरूर देखिएगा। देखिए क्या है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ये टेस्ट सीरीज रहेगी। डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिया जाएगा। एक एक्सपर्ट टीम बनाई गई है जो कि आपकी कॉपी चेक करेगी और आपको गाइडेंस जो है वो उपलब्ध कराएगी। और हालांकि पर्सनल गाइडेंस विश्वास सर के द्वारा यहाँ पे आपको प्रदान की जाएगी। और ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्कशन का जो है सेशन भी होगा यूट्यूब पे, आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का डिस्कशन देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, संवैधानिक प्रावधान जो है इंडियन, जैसे कि अभी हमने देखा कि भारत जब गणतंत्र हुआ तो गणतंत्र होने के बाद जो कैग का पद का जो सृजन है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में किया गया। लेकिन अगर पूरा भाग देखें तो उस भाग में जो आपका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है कैग का प्रावधान। अब हम यहाँ पे देखते हैं पहला आर्टिकल 148। देखिए 148 में भी 1 2 3 4 5 6 जो है आर्टिकल वो है। मैंने आपकी सुविधा के हिसाब से इसको क्लासिफाइड किया है ताकि आपको चीजें समझ में आए। 148(1) क्या कहता है? 148(1) कहता है कि कैग की नियुक्ति कौन करेगा और उनकी जो पद मुक्ति है यानी कि उनको पद से किस तरीके से हटाया जाएगा। तो इसमें देखिए नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है। लेकिन इनको पद से जो हटाने की प्रक्रिया है वो वही प्रक्रिया होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनको जिस तरीके से हटाया जाता है ठीक उसी तरीके से कैग को हटाया जाएगा। अब प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किस तरीके से हटाया जाता है, तो इसमें ये लिखा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। वहां पे ये लिखा है कि संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा यदि अपने विशेष बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर देते हैं और राष्ट्रपति उस पर यदि हस्ताक्षर कर देते हैं तो उसी दिन से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं, चाहे वो सीजीआई हो चाहे वो जो सामान्य न्यायाधीश हो, उनको हटा हुआ माना जाएगा। तो ठीक यही प्रक्रिया जो है वो कैग के संदर्भ में जो है अपनाई गई। देखिए इस तरीके की प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता क्या थी। देखिए कैग भारतीय संविधान में वर्णित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, ठीक है। तो उसकी सुरक्षा और स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। अभी हम इसके कार्य देखेंगे तो कार्य में यदि हम देखेंगे तो ये इतना बड़ा काम करता है कि जो भी भारत सरकार या फिर राज्य सरकार या फिर जो भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त जो संस्थाएं हैं उन सभी की ऑडिट करता है, यानी कि चेक करता है कि आपने जो पैसा जिस चीज के लिए लिया था आपने वही खर्च किया कि नहीं किया। तो इतने बड़े महत्वपूर्ण पद को राजनीतिक जो दबाव है उससे बचाने के लिए या फिर कह सकते हैं कि अपने काम में स्वतंत्रता लाने के लिए इस तरीके की जो प्रक्रिया है उसको अपनाया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए मैं एक चीज और बता दूं, भारतीय संविधान निर्माताओं में बी आर अम्बेडकर का एक कथन है संविधान सभा में, उनने ये बात बोली थी कि जो भारत का जो कैग होगा वो
पूरे संविधान में वर्णित सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों में से एक होगा। ठीक है, जितने भी अधिकारी होंगे संविधान में वर्णित, उनमें जैसे महान्यायवादी, महाधिवक्ता और भी कई लोग हैं, ठीक है, उन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहेगा वो कैग का रहेगा। और साथ ही साथ उनने एक शब्द और बोला था कि कैग को भारत सरकार के रक्षकों में से एक माना जाएगा। शब्द पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार के रक्षक, ठीक है, भारत सरकार के रक्षक में से एक, इसका मतलब है कि रक्षक और भी होंगे। और उन्होंने बताया कि और जो रक्षक हैं वो होंगे, पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा आपका यूपीएससी, और तीसरा आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और चौथा जो अधिकारी होगा वो कैग होगा। यानी कि भारत सरकार जो है उनकी सबसे ज्यादा रक्षा यदि की जाएगी तो इन चार संस्थानों के द्वारा की जाएगी। प्रश्न कई कई बार ऐसा भी बन सकता है प्रीलिम्स में कि बताइए निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का रक्षक नहीं है। या फिर प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा निम्नलिखित में से किस पद को भारत सरकार का संरक्षक माना गया है या फिर रक्षक माना गया। देखिए, एक तो है संविधान का संरक्षक जो कि सुप्रीम कोर्ट या फिर न्यायपालिका होती है, ठीक है, और यहाँ पे जो बात हो रही है वो भारत सरकार के रक्षक की बात हो रही है। पीएससी इस तरीके के प्रश्न पूछता है, कई बताइए भारत सरकार का रक्षक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है, या फिर निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन भारत सरकार के रक्षक नहीं है। सारे पद डाल दिए जाएं और यहाँ पे एक कैग की जगह बटा के डाल दिया जाए संसद, तो आप लोग जरूर बोलेंगे नहीं, भारत सरकार के रक्षक तो यही है, क्योंकि विधि विधान है ये सब यही बनाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। बी आर अम्बेडकर ने भी इसको परिभाषित किया था कि ये कितना महत्वपूर्ण पद है भारतीय संविधान के वर्णित। देखिए, इन्हीं सब के कारणों की वजह से ये जो लेखा परीक्षक विभाग है उसका नियंत्रक होता है, और पूरी संपूर्ण जो व्यवस्था है, वित्तीय व्यवस्था है, उसका नियंत्रण करता होता है। ठीक है, तो इतना महत्वपूर्ण पद है। इसकी जो शपथ एवं प्रतिज्ञा है वो जो है राष्ट्रपति के द्वारा करवाई जाएगी, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति है उसके द्वारा जो है वो करवाई जाएगी। देखिए, इनकी शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में जो प्रावधान है वो तीसरी अनुसूची में वर्णित है। तीसरी अनुसूची के तहत इनको शपथ जो है वो दिलाई जाती है। जो तीसरी अनुसूची में है वो उसी के हिसाब से ये शपथ लेंगे। वेतन भत्ते की बात करें तो आर्टिकल जो आपका 148(3) है उसके तहत है वेतन जो है वो, और उनकी आयु और इनकी सेवा शर्तें। देखिए, आयु का भारतीय संविधान में वर्णन नहीं है, परंतु यहाँ पे जो आयु निर्धारित है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वो 6 और 65 वर्ष की आयु। ठीक है, सेवा शर्तें यहाँ पे पॉइंट नोट करिएगा, संसद के द्वारा इसकी निर्धारित की जाएंगी, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, बाकी बहुत सारी जो संस्थाएं हैं उनकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित हो रही है, लेकिन यहाँ पे किसके द्वारा हो रही है, संसद के द्वारा इनकी सेवा शर्तें निर्धारित हो रही है। ठीक है, और इसके लिए संसद द्वारा ही जो है वो कई कानून बनाए गए हैं कि इनके जो कर्तव्य हैं, सेवा शर्तें हैं, इनके जो नियम वगैरह हैं, उनके लिए भारत सरकार ने इसी का प्रयोग करते हुए, क्योंकि आर्टिकल 148(3) कहता है कि इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने दो जो है वो अधिनियम पारित किए हैं, एक तो कैग की जो कार्य शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971, और एक जो लेखा एवं लेखा परीक्षक का जो विनियमन है वो किया जाएगा भारतीय संविधान के द्वारा पारित जो अधिनियम है वो 2017 के माध्यम से। ठीक है, तो दो एक्ट आप याद रखिएगा, एक 1917 और एक 1971, एक 2017 में कैग की सेवा शर्तों के बारे में प्रावधान किया गया। देखिए, वेतन के लिए मैं बताऊं, आप यहाँ पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के समान इनके, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इनका जो है वेतन होगा। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो वेतन है वर्तमान में वो कितना है, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए वर्तमान में कैग का वेतन है। वेतन एवं सेवा शर्तें क्या होंगी इसका वर्णन है भारतीय संविधान में, लेकिन आयु के लिए राष्ट्रपति पे छोड़ा गया है कि आयु जो अवधि होगी वो कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति। और सेवा शर्तों के लिए दो अधिनियम हैं वो बनाए गए हैं, एक कैग कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 और लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग 2017। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल 1, 2, 3 जो है, सॉरी 148, 1, 2, 3, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं जो यहाँ पे इस स्लाइड में समझाए गए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है, देखिए, अगर मान लीजिए आप कैग हैं, मतलब सीएजी के पद पे हैं, और आप यदि पद से रिटायर्ड हो जाते हैं, पद से आपको मतलब रिटायर्ड हो जाते हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में, या फिर आपको पद से हटा दिया जाता है, दोनों ही स्थिति में आप भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन पद धारण नहीं करेंगे। ऐसा कौन कहता है,
भारतीय संविधान का आर्टिकल 148(4) पद धारण नहीं करेंगे कहीं पे भी, ना भारत सरकार ना राज्य सरकार। लेकिन मैं आपको बता दूं, दो ऐसे कैग हुए हैं, एक तो है ए के चंद्रा, ये आपके भारतीय संविधान के दूसरे नंबर के कैग थे, जो कैग थे ये दूसरे नंबर के थे, और इन्होंने फाइनेंशियल कमीशन यानी कि जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन, उसका पद धारण किया था। और एक जो आपके 11वें कैग हैं जिनका नाम है विनोद राय, ठीक है, विनोद राय ने एक संस्था निर्मित हुई थी, बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो बैंकों की जो संस्था है उनके डायरेक्टरों की नियुक्ति और उनमें उनके शासन में सुधार करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी 2016 में, ठीक है। 2016 में बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन हुआ और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे विनोद राय। विनोद राय बहुत ही महत्वपूर्ण सीएजी रहे हैं, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जो 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला हुआ था, जो उस समय की जो सरकार के द्वारा ऐसा आरोप लगाया गया था, उनमें इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। और इनने ऐसा बोला था कि अगर सरकार ठीक तरीके से स्पेक्ट्रम का आवंटन करती तो हो सकता है सरकार को 1.76 लाख करोड़ का फायदा होता, ठीक है। तो ये अनुमान लगाने के लिए विनोद राय जो है वो उस समय कैग थे, और ऐसा माना जाता है कि ये काफी बड़े समर्थक थे भारतीय जनता पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी 2014 में, तो इनके लिए अलग से एक संस्था सृजित की गई, बैंक बोर्ड ब्यूरो। हालांकि वो बैंकों के सुधार से भी जुड़ी हुई है, और उसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था विनोद राय को। तो विनोद राय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कैग है, इनको आप ध्यान रखिएगा। और क्योंकि आर्टिकल 148 तो ये कहता है, लेकिन फिर भी ए के चंद्रा और विनोद राय को अन्य जगह नियुक्त किया है, तो इनको एक आप अपवाद के स्वरूप भी मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो आपका आर्टिकल 148(5), ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अभी हमने देखा आर्टिकल 148(3), आर्टिकल 148(3) कहता है कैग की सेवा शर्तें क्या होगी, यानी कि एक संस्था के रूप में कैग की सेवा शर्तें हैं, यानी कि कैग के कर्तव्य हैं वो क्या होंगे, ठीक है। जो और जो मेन पद है कैग का, उसकी सेवा शर्तें वो निर्धारित करता है, और उसके लिए हमने कब बनाया, एक अधिनियम 1971 में। लेकिन कैग में कुछ कर्मचारी भी काम करते होंगे, उन कर्मचारियों की सेवा शर्तें, उनका वेतन भत्ता, ये कौन निर्धारित करेगा, तो ये आर्टिकल 148(5) के तहत कैग की परामर्श से राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। देखिए कैग की सेवा शर्तें निर्धारित कौन कर रहा है, पार्लियामेंट। लेकिन कैग के कर्मचारियों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित कर रहा है, राष्ट्रपति। किसकी सहमति से, कैग की सहमति से। तो ये टेक्निकल पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा, 148(3) और 148(5), 148(3) कैग और उसके कर्तव्यों की सेवा शर्तें भारतीय संसद के द्वारा निर्धारित होती हैं, और इसके लिए एक अधिनियम पारित हुआ है 1971 में। और आर्टिकल 148(5) कहता है कि कैग में जो कर्मचारी होंगे उनकी सेवा शर्तें हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएंगी, परंतु कैग की परामर्श के पश्चात। तो उम्मीद करता हूं ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए आर्टिकल 148(6), ये जो आर्टिकल 148(6) है, ये कैग तथा उसके सभी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और प्रशासनिक व्यय ये बताता है, ये कहां से दिए जाएंगे, भारत की संचित निधि से, ठीक है। कहां से दिए जाएंगे, भारत की संचित। और स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये जो पद है वो केंद्र सरकार में है, हालांकि ये राज्य सरकार के लिए भी काम करता है, तो जो उसके जो सारे खर्चे होंगे वो कहां से दिए जाएंगे, जो आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वहां से। तो आर्टिकल 148(6) इसके बारे में प्रावधान करता है। तो ये जो आर्टिकल हैं ये आपको अच्छे से याद हो गए। मैंने अभी बताया था कि कैग का वेतन है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, और वर्तमान में उनका वेतन है वो कितना है, 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, आर्टिकल 148, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने चीजें हैं जो इससे जुड़ी हुई। अब हम चलते हैं आर्टिकल 149, ये आपके कर्तव्य और शक्तियों की बात करता है। आर्टिकल 149 मध्य प्रदेश पीएससी ने 2019 में पूछा था कि बताइए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य किस अनुच्छेद में, ये सीधा सीधा जो प्रश्न है वो पूछा गया था। और ज्यादातर बच्चे इसको गलती करके कहते 148 लगा कहते, क्योंकि हमें दिमाग में रहता है कि कैग मतलब 148, लेकिन कैग के कर्तव्य उन्होंने पूछे थे, तो वो कौन से में, 149 में, ठीक है। और अब तो आपको अंदर जाके पूछा जा सकता है कि बताइए आर्टिकल 148(1) में क्या है, ठीक है। अब बताइए आर्टिकल 148(2) में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है। तो इतना आपको डीप में जाके स्टडी करनी पड़ेगी अगर पीएससी के एग्जाम जो है आप दे रहे हैं तब। कर्तव्य की बात करें, सीधी सी बात है, कर्तव्य का मतलब इनको लेखा की परीक्षा करना है।
मेन काम क्या है, लेखा परीक्षा। ठीक है, देखिए पहले जो कैग की बात मैं बताऊं आपको, 1976 तक, 1976 तक कैग जो है वो भारत सरकार के जो लेखा जो होते थे, मतलब जो रिकॉर्ड होता था लेखाओं को, यानी कि जो रिकॉर्ड है या फिर जो आपका अकाउंट्स है, उनका उनका रख रखाव भी करता था और उनको बनाता भी था। लेकिन 1976 में ये जो लेखाओं का जो रिकॉर्ड रखना था या अकाउंट अकाउंट का जो काम है वो संबंधित विभाग को सौंप दिया गया, और कैग को केवल अब जो है वो लेखाओं का परीक्षण करना होता है। यानी कि जो भी संबंधित मंत्रालय है, विभाग है भारत सरकार का, या फिर संचित निधि से कोई अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था है, उनके सभी अकाउंट्स का ऑडिट करना अभी काम है 1976 के बाद। पहले ये अकाउंट्स तैयार भी करता था, उसका रखरखाव भी करता था और ऑडिट चेक भी करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करता। अब केवल क्या करता है, ये केवल ऑडिट करता है। ठीक है, कब के, 1976 के बाद ऐसा भारत सरकार ने इनके लिए किया है। तो आपको मैं बता दूं, कर्तव्य या चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। पहला काम ये है कि भारत के संचित निधि, राज्य सरकार की संचित निधि और केंद्र शासित प्रदेश, अगर वहां पे विधानसभा है तो उनके संचित निधि से जो पैसा व्यय हुआ है उस समस्त पैसे का जो ऑडिट है वो करता है। यानी कि जिस चीज के लिए पैसा, जिस प्रयोजन के लिए पैसा लिया गया है, क्या उसी प्रयोजन के लिए पैसा खर्च किया गया है, पहला काम तो ये है। उसके बाद राष्ट्रपति इसको जो काम सौंपे, राज्यपाल इसको जो काम सौंपे, उनका उनकी ऑडिट भी करता है। जैसे कि स्थानीय स्तर यानी कि जो पंचायती लेवल के जो लेखा परीक्षण है वो भी ये करता है। कोई भी ऐसा सरकारी लोक उपक्रम, ठीक है, या फिर कोई ऐसी संस्था जो भारत सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त है उसकी ऑडिट करता है। ठीक है, यानी कि समस्त स्तर पे ऑडिट करना काम इसका है। चाहे वो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो, वो लोक लेखा जो जो होता है, एक निधि होती है, उसके तहत आकस्मिक निधि, राज्यों की आकस्मिक निधि का खर्चा की जांच भी ये करता है। ठीक है, तो समस्त जो संचित निधि है उनका भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्तर, कंपनियां, आप ऐसे कॉमन उसमें ऐसे समझ सकते हैं कि सभी का जो रिकॉर्ड जो है उसका जांच करना वो किसका काम है, कैग का काम है। साथ ही साथ देखिए, कैग केवल ये नहीं चेक करता कि आपने जो पैसा लिया है और वो पैसा कहाँ खर्च किया है, और वो लिया है वो सही जगह खर्च किया है, ये तो काम करता ही करता है। साथ ही साथ कैग जो है वो आपके औचित्य का परीक्षण भी करता है। यानी कि जो पैसा आपने लिया और जो खर्च किया, उस खर्च करने का औचित्य क्या था, मतलब वो सही था कि नहीं था, कि आपने बस खर्च करने के लिए खर्च कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको वो भी चेक करता है कि आपका इरादा जो था वो ठीक था कि नहीं था। तो ये काम भी किसका है, कैग का है। और इसी संदर्भ में जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था कि ये घोटाला हुआ था, वास्तव में वो घोटाला नहीं था, लेकिन कैग ने औचित्य का परीक्षण किया कि अगर आप ऐसा काम करते तो हो सकता है, यानी कि आप ठीक से इस स्पेक्ट्रम की नीलामी करते तो हो सकता है कि आपको 1.76 लाख करोड़ का फायदा होता। अब उसको उस समय की सरकार ने ऐसे घोटाले के रूप में ले लिया, हालांकि वो एक अलग विषय है। लेकिन कैग इस तरीके की रिपोर्ट भी संसद के समक्ष रखता है कि जो आपके खर्च करने का जो प्रयोजन था वो क्या था, उसका औचित्य ठीक था कि नहीं था, ये सारा काम है वो कैग का है। देखिए एक चीज मैं और बता दूं, ये जो काम है वो काम जो है वो कैग जो करता है, वास्तव में वो कार्यपालिका का विधायिका के प्रति क्या होता है, जिम्मेदारी तय करता है। जो कार्यपालिका यानी कि जो सरकार है उसके विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। और ये विधायिका यानी कि संसद की तरफ से ही कैग ऑडिट करता है। किसकी तरफ से, संसद की तरफ से। ठीक है, संसद ही एक तरीके से पैसा आवंटित करती है भारत सरकार को। अगर आपने देखा होगा बजट, तो बजट के माध्यम से कैग क्या है, जो बजट के माध्यम से भारत सरकार को पैसा दिया जाता है। और पैसा देता कौन है, बजट अलॉट कहां से होता है, संसद से। अब संसद जब पैसा दे रही है सरकार को, तो संसद ही जो आपका जो कैग होता है उससे बोलता है कि जो पैसा हमने दिया है उसको आप चेक करो कि सरकार सही जगह पे खर्च कर रही कि नहीं कर रही। तो एक तरीके से जो कार्यपालिका है यानी कि भारत सरकार है, उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो जाता है किसके प्रति, संसद के प्रति। और इसी कारण कैग को भारतीय संसद का एजेंट कहा जाता है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अगर जैसे कि राज्यपाल के संदर्भ में ऐसा बोला जाता है कि राज्यपाल को जो है केंद्र सरकार का एजेंट कहा जाता है, ऐसे ही कैग को संसद का एजेंट कहा जाता है, क्योंकि संसद के तरफ से कैग जो है वो भारत सरकार की ऑडिट करता है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, जैसे कैग ने ऑडिट कर दी, संसद को रिपोर्ट सौंप दी, और संसद क्या अब ऐसे थोड़ी भरोसा कर लेगी, हो सकता है कि कैग ने भी ठीक तरीके से काम ना किया हो,
कैग भी हो सकता है कि मान लीजिए ऐसे सरकार के दबाव में काम कर रहा हो या फिर ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया हो, तो उसके लिए भारत सरकार वो भारतीय संसद में एक मैकेनिज्म बनाया गया है कि जो संसदीय समितियां जो हैं, संसदीय समिति में एक महत्वपूर्ण समिति है लोक लेखा समिति, जिसका मैंने अभी जिक्र पीछे किया था। लोक लेखा समिति जो है वो भारतीय संविधान जो 1919 का जो एक्ट था उसमें लोक लेखा समिति का जिक्र हुआ था और इसी के तहत ये 1921 में बनी थी। इसमें 22 लोग होते हैं और इन 22 लोगों में 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं और इसमें कोई भी मंत्री जो है वो नहीं होता इसका सदस्य। क्यों? क्योंकि मंत्री कार्यपालिका का सदस्य होता है, भारत सरकार का सदस्य होता है और भारत सरकार की ही ऑडिट जो है वो कैग कर रहा है और कैग की जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच करती है लोक लेखा समिति। ठीक है, यानी कि एक तरीके से क्या होती है, लोक लेखा समिति जो है वो पोस्टमार्टम कर रही है कैग की रिपोर्ट का। ठीक है, तो लोक लेखा समिति किसकी जांच करती है? कैग ने जो प्रतिवेदन दिया है भारतीय संसद में, ठीक है, उस प्रतिवेदन की जांच करती है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति कैग से रिपोर्ट। अब देखो एक पूरा मैकेनिज्म में थोड़ा सा आपको समझा दूं। संसद ने एक सिंपल भाषा, संसद ने पैसा दिया भारत सरकार को, तो भारत सरकार के पैसा जो है वो सही जगह खर्च कर रही है कि नहीं, उसके लिए किस जो संसद है वो जांच किससे करवा रही है? कैग से। अब कैग कहाँ रिपोर्ट रख रहा है? संसद में। ठीक है, संसद में जो कैग की रिपोर्ट आई उसकी जांच कौन कर रहा है? लोक लेखा समिति। तो ये सारा एक प्रोसीजर है वो चलता रहता है। इससे क्या होता है कि भारतीय संसद का जो सरकार जो होती है, केंद्र सरकार होती है या फिर कार्यपालिका होती है, उसमें नियंत्रण स्थापित हो जाता है, उसके वित्त पे नियंत्रण स्थापित हो जाता है। कई कई बार प्रश्न मेंस में इस तरीके से बनता है कि बताइए कि संसद का भारत की सरकार पे वित्त का जो नियंत्रण है वो किस तरीके से स्थापित होता है। तो ये चीज आप वहां पे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 150 पे। राष्ट्रपति को इस बारे में सलाह देगा कि संघ और राज्यों के जो खाते हैं उनका प्रारूप क्या होगा, और मतलब देखो ऑडिट जो कर रहे हैं तो वो किस उसका जो ड्राफ्ट होगा वो कैसा होगा, इसके बारे में भी जो है वो कैग ही सलाह देता है। किसको? राष्ट्रपति को। अब देखिए लास्ट जो है वो आपका रिपोर्ट से रिलेटेड है। रिपोर्ट जो है वो किसको सौंपेगा? जो कैग, देखिए क्योंकि ये केंद्र सरकार राज्य सरकार सभी के लिए एक ही कैग है वो काम करता है। आपको मैं बता दूं क्योंकि ये एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। जैसे कि आप हाई कोर्ट जो है वो अलग, हर राज्य के अलग है, सुप्रीम कोर्ट केंद्र में एक ही होता है, ऐसा इस तरीके से सिस्टम नहीं है। अलग हर राज्य के लिए अलग अलग कैग नहीं, कैग एक ही है लेकिन इसके जो कार्यालय हैं वो हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो हैं। मध्य प्रदेश के लिए क्षेत्रीय कार्यालय है वो ग्वालियर में है, ये याद रखना। कैग का मध्य प्रदेश में जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो ग्वालियर में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है क्योंकि कैग तो एक ही है लेकिन हर राज्य में उसने क्या कर रखे हैं, अपने क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं वो बना रखे हैं ताकि वहीं से उस संबंधित राज्य की जो है ऑडिट की जा सके। रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 151 के तहत ये रिपोर्ट देता है। 151 के तहत जो है 151 और फिर 1 उसके तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी जाती है और राष्ट्रपति इसको संसद के समक्ष रखवाते हैं। ठीक है, और 151(2) के तहत ये राज्यपाल को देता है और राज्यपाल इसको कहां रखवाते हैं? विधानसभा के समक्ष। देखिए ये 3 प्रकार की जो लेखा है उन पे रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है किन किन पे। एक तो ये विनियोग की लेखा परीक्षा करता है, विनियोग की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट देगा। दूसरा जो है ये वित्त यानी कि फाइनेंस, विनियोग मतलब एप्रोप्रिएशन, और वित्त लेखा की रिपोर्ट है वो देगा। और तीसरी ये है ये सरकारी जो उपक्रम है उनकी जो है रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देगा। तो 3 प्रकार की जो डॉक्यूमेंट है जो रिपोर्ट है वो देता है राष्ट्रपति को। पहली ये एप्रोप्रिएशन ऑडिट और दूसरी फाइनेंशियल ऑडिट और तीसरी है जो गवर्नमेंट के जो सरकारी उपक्रम है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उनकी रिपोर्ट है वो जो है वो राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति इन तीनों रिपोर्ट्स को क्या करते हैं? संसद के समक्ष रखवाते हैं और राज्यपाल इनको कहां रखवाते हैं? विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो चैप्टर है वो आपको लगभग समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है वहां पे मैंने कुछ क्या सभी जो भी अभी तक कैग बने हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट है। आप याद रखिएगा पहले वी नरहरि राव, मोस्ट इंपोर्टेंट, 140 जो 1948 से लेके ये 1954 तक अपने पद पे रहे। आप लोग एक बार इनकी लिस्ट जरूर देख लेना क्योंकि पीएससी कभी कभार ऐसे पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन कैग नहीं रहा। तो अभी मैंने 2 लोगों का जिक्र किया था, एक ए के चंद्रा, ये
ऐसे कैग हैं जो रिटायर के बाद भी फाइनेंशियल कमीशन के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और एक का अभी मैंने जिक्र किया था, विनोद राय। देखिए 11वें नंबर के कैग हैं विनोद राय, 2008 से लेकर 2013 तक भारत सरकार में ये पद पे रहे। और देखिए मैंने अभी बताया था कि बहुत ही बड़े समर्थक थे बीजेपी के, इसलिए इनको क्या किया, ये तो रिटायर हो गए थे 13 में, ठीक है, लेकिन जब गए थे तब ये जो घोटाला था वो उजागर करके गए थे इस तरीके का। और बाकी लोगों को आप देख लीजिएगा, यहाँ पे कोई ऐसा कैग तो नहीं, कोई लेडीज कोई कैग नहीं। देखिए कोई महिला अभी तक सीएजी का पद धारण नहीं कर सकी है, ठीक है, कोई भी महिला अभी नहीं बनी। तो ऐसे अगर आपसे पूछा जाए, बताइए कौन सी जो महिला अभी तक कैग बनी, तो नहीं बनी है इस तरीके की कोई। इसके बाद देखो वर्तमान के जो कैग हैं वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, राजीव महर्षि के बाद बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो प्रेजेंट के कैग और पहले कैग ये तो याद रखिएगा, विनोद राय के बारे में याद रखिएगा, ए के चंद्रा के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि ये फिर से नियुक्त हुए हैं। विनोद राय बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष बने थे, और बैंक बोर्ड ब्यूरो कब बना था, 2016 में। बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम क्या था, ये बैंकों की जो स्थिति सुधार करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई। इसके बाद देखिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जो हैं वो आपको मैं बता दूं। 1958 1958 में कैग के क्षेत्राधिकार में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया था। अब हालांकि ये विषय नहीं है, क्यों, क्योंकि अब तो 370 हट गया, तो सबके ऑडिट कैग करेगा। अब सीएजी जो है उसकी लेखा परीक्षा का विभाग का मुखिया होता है, मैंने अभी बता दिया था कि जो भी डिपार्टमेंट होता है लेखा परीक्षा विभाग उसका मुखिया होता है, और भारतीय संविधान के संपूर्ण वित्त का नियंत्रक करता होता है, ठीक है। अभी मैंने ये भी बताया भारत सरकार का रक्षक होता है कैग। क्यों होता है, क्योंकि ये भारत सरकार की जो सहायता है वो करता है कि जो पैसा है वो सही जगह पे आप खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखिए देश के लोक वित्त का संरक्षक होता है, ठीक है, संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। ऐसे शब्द भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, छोटी छोटी चीजें जो बच्चे एकदम बिगिनर्स होते हैं उनको ये समझ नहीं आती। अभी ऐसे पूछ दिया जाए, बताइए देश का जो लोक वित्त का संरक्षक कौन है, तो वो थोड़ा सा हिल जाएंगे, लेकिन उन्हीं के लिए लेखा परीक्षा बोर्ड, वो उसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 में। देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, इस आर्टिकल के बारे में तो मैंने उल्लेख अभी किया, 377 के अनुसार संविधान लागू होने से पूर्व भारत का महालेखा परीक्षक जो है संविधान लागू होने के बाद 148 के अनुसार कैग माना जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पहले महालेखा परीक्षक था वो संविधान लागू होने के बाद क्या माना जाएगा, कैग, ठीक है। लेकिन ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 279, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। क्यों, क्योंकि इसके अनुसार सरकार की जो शुद्ध आगम है यानी कि प्योर इनकम है उसका निर्धारण भी कौन कौन करता है, कैग करता है, ठीक है। और उसके लिए ये एक प्रमाण पत्र भी जारी करता है, सर्टिफिकेट जो है सर्टिफिकेट जारी करता है। देखिए शुद्ध आगम का मतलब क्या है, शुद्ध आगम का मतलब यह है कि सरकार को टोटल टैक्स रिवेन्यू जो है वो कितना प्राप्त हुआ, और प्लस उसके बदले में सरकार को उसके संग्रहण में कितना खर्च करना पड़ा उसको आप हटा दीजिए। यानी कि जो कर कलेक्शन में जो खर्च हुआ उसको माइनस करने के बाद जो भी कर बचता है वो क्या कहलाता है, शुद्ध आगम, यानी कि प्योर टैक्स जो है इनकम सरकार की कहलाती है। इसकी इसकी जो रिपोर्ट है, इसकी जो ऑडिट है वो भी कैग के द्वारा की जाती है, और फाइनली वो एक प्रमाण पत्र देता है, सर्टिफिकेट देता है भारत सरकार को कि ये आपकी शुद्ध इनकम थी, यानी कि एक निर्धारित आय निश्चित कर देता है। और पता है इसकी जो सर्टिफिकेट होता है वो अंतिम होता है, इसको किसी भी न्यायालय वगैरह में आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल भारतीय संविधान के भाग 12 में ये आर्टिकल 279 का प्रावधान है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा, जो भी फैक्ट थे जो भी कंसेप्ट थे मैंने कोशिश करी है कि आपको यहाँ पे कंप्लीट कराए जाए, ठीक है। और कैग से इससे बाहर प्रश्न जाने की संभावना कम है। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।